वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राड़े सागर, आपके सामने लेकर के उपस्थित हूं कार्यक्रम आईना सच का। आज जिस ज्वलंत मुद्दे पे हम बहस करेंगे और उस बहस पे अपने विद्वान अतिथियों का और अपने क्षेत्र के महारत हासिल किए हुए अतिथियों के बीच में जिन संदर्भों में बात करेंगे, वो आज का संदर्भ है कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अयोध्या के लिए कूच किया और राम मंदिर का शिलान्यास करने की कोशिश की, तो जो बौद्ध भिक्षु हैं और बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उनके मार्ग को रोकने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार ये मान्यता है, वो मानते हैं कि भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान किसी भी प्रधानमंत्री को इस बात की इजाजत नहीं देता कि प्रधानमंत्री किसी धार्मिक कार्यों में शरीक हों और खास तौर से शिलान्यास के कार्यों में शरीक हों। जो देश धर्म निरपेक्षता पे आधारित हो, प्रधानमंत्री सभी धर्मों के प्रतिनिधि हैं। ऐसी स्थिति में एक धर्म के प्रति किया गया उनका कार्य पक्षपात पूर्ण जो लगता है, वो बिल्कुल भी एक राष्ट्र के प्रमुख के हैसियत से वो काम नहीं करना चाहिए। और जिस राम मंदिर के अयोध्या पे हम बात करने जा रहे हैं, जब इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शरारत जो शुरू हुई है, पहली बार इसकी शरारत 30 नवंबर 1858 को शुरू हुई, जब मोहम्मद सलीम नाम के एक व्यक्ति ने निहंग सिखों पर एफआईआर दर्ज करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दिया, एक कंप्लेंट दिया, एक शिकायत दिया कि इन्होंने जो बाबरी मस्जिद है उस पर इन्होंने अपना अपना झंडा फहरा दिया है और उसके साथ साथ जय श्री राम का उद्घोष किया है। और 1 दिसंबर 1858 को इसकी जांच शीतल दुबे जो वहां के एसओ थे, थानेदार थे, उनको मिली और थानेदार ने रिपोर्ट लगाते हुए ये कहा कि जो चबूतरा है वो निहंगों का बनाया गया है, तो इसलिए ये मोहम्मद सलीम का आधार बेबुनियाद है। इसके बाद 1885 में शुरू होता है। महंत रघुबर दास जी ने जब एक सूट फाइल किया, सूट का नंबर है 61/280, और उन्होंने जो सूट फाइल किया था, सेक्रेटरी के अगेंस्ट सूट फाइल किया था। जो इंडिया के सेक्रेटरी थे उनके अगेंस्ट सिविल कोर्ट फैजाबाद में सूट फाइल किया और 1886 में इस सूट को रिजेक्ट कर दिया गया। फिर एक सूट फाइल की गई फैजाबाद के जज, जब इन्होंने उसको रिजेक्ट किया तो फिर दूसरी सूट फाइल की गई इंडिया इस जजमेंट के खिलाफ, और वो जज जो सूट फाइल की गई डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ फैजाबाद जो FER सैमियर थे, उन्होंने बकायदा सूट को डिस्पोज ऑफ करने से पहले उस साइट का विजिट किया। विजिट करने के बाद देखा कि जो इन्होंने अपील किया, अपील का कोई ग्राउंड नहीं है, तो इस आधार पे उन्होंने उस अपील को रद्द कर दिया। और इसके बाद ठीक इसी तरह से सेकंड अपील फाइल की गई नंबर 122, जिसमें जुडिशियल कमिश्नर के यहाँ की गई और जुडिशियल कमिश्नर ने भी इसको अपील को रिजेक्ट कर दिया। फिर जब शुरू होती है कहानी 1934 में शुरू होती है, जब बकायदा वहां फैजाबाद में राइट हो जाता है, और राइट होने के बाद वो कहानी चलती रहती है और असली गेम शुरू होता है 22 और 23 दिसंबर की रात को 1949 को, जब वहां एक मूर्ति कहते हैं प्रकट हो जाती है। और कैसे प्रकट होती है आप लोग बेहतर जानते हैं। अगर कोई चीज
प्रकट होती है, अगर उनको आधार मान ले कि ये प्रकट हुई है, तो प्रकट हुई है तो जन्म स्थान तो नहीं हो सकती, प्राकटीय स्थान हो सकता, प्राकट्य धाम कहिए तो बात समझ में आती है, लेकिन जन्म स्थान और प्रकट दोनों विरोधाभासी पहलू हैं। और उस समय वहां के डीएम जो के नैयर डीएम थे, उन्होंने बकायदा गोविंद वल्लभ पंत जी को इन्फॉर्म किया, और इन्फॉर्म करने के बाद गोविंद वल्लभ पंत जी ने मूर्ति के साथ उसको ताला बंद करवा दिया। और सिटी मजिस्ट्रेट ने बकायदा 145 सीआरपीसी के तहत ये एक आर्डर पास किया कि ये जो भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को नगर महापालिका प्रेसिडेंट जो प्रिया दत्त राम थे उस समय, वो रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। फिर शुरू हुआ कहानी। 6 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद जी ने हिंदू महासभा के माध्यम से एक सूट फाइल किया, जिसमें 5 मुस्लिम लोगों को उन्होंने अपना प्रतिपक्ष बनाया, और सिविल जज के आधार पे इस पे इंजेक्शन अलाउड कर दिया, और ये कहा कि इस पे पूजा अर्चना होती रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, बहुत इस पे प्रकरण में और नहीं जाना चाहते, लेकिन जो दुनिया के दर्शक हैं उनको एक सिलसिलेवार ये बात जानी चाहिए, क्योंकि उनको समझ में ही बात नहीं आ रही है कि आखिर चल क्या रहा है। और जब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं, तो ये देखेंगे कि 25 मई को सेकेंड सूट फिर फाइल की गई परमहंस रामचंद्र दास द्वारा जहूर अहमद के खिलाफ ये सूट फाइल की गई। और 17 दिसंबर 1959 को बकायदा निर्मोही अखाड़ा भी इसमें थर्ड सूट फाइल किया। फिर तो शुरू हो गया, इसी तरह सूट फाइल करने का शुरू हो गया। दिसंबर 18 1968 में सुन्नी बोर्ड आ गया। 1989 1 जुलाई को 5वीं सूट फाइल हो गई, और फरवरी 1989 को डीएम और एसपी ने बकायदा कोर्ट में उपस्थित होकर के ये कहा कि अगर उसको खोल दिया जाए, जो मंदिर अनलॉक्ड किया गया है, अनलॉक कर दिया जाए, और वो राजीव गांधी जी का पीरियड था, अनलॉक कर दिया जाए, तो वहां कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं खड़ी होगी। तो इसके बताने के पीछे ये हमारा मकसद है कि ये कहानी क्यों गढ़ी जा रही है। जैसे ये सूट फाइल हुआ, उसी समय अलेक्जेंडर कनिंघम को इंग्लैंड की सरकार ने, जो यहाँ गवर्नर थे, गवर्नर ने, अटॉर्नी जनरल गवर्नर ने ये बकायदा कनिंघम जी को ऑर्डर किया कि आप जाकर के साइट को देखिए। और साइट को जब 62-63 में उन्होंने देखा, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ तो न हिंदुओं का कोई प्रकरण चल रहा है, न मुस्लिमों का कोई प्रकरण चल रहा है, यहाँ जो भी प्रकरण है ये बुद्ध के स्तूप हैं और बौद्ध धर्मावलंबी सारे अवशेष मिल रहे हैं। और फिर 1989 1892 और 1889 से 1892 में उत्खनन उसका कराया कनिंघम ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो उस समय भी ये प्रमाणित कर दिया कि जो भी उत्खनन हुए हैं उसमें सारे के सारे बौद्ध स्तूप ही मिल रहे हैं। फाहियान और हुएन सांग के प्रकरण हमारे सामने ही हैं। तो आज जो प्रकरण है उसी पे बात करने जा रहे हैं कि एक तरफ जब आप उत्खनन करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू के अवशेष मिल रहे हैं, हिंदू के जो देवी देवता हैं उनके अवशेष मिल रहे हैं, तो जिस तरह से ये दावा आप सीना ठोक करके कर रहे हैं, उसी तरह ये भी दावा कर दीजिए कि उसको लाइव सीसीटीवी कैमरे से करा दीजिए, और जो भी अवशेष मिल रहे हैं वहां कौन सी लिपि मिल रही है और कौन कौन किस काल के हैं, उनको आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को और भाषा विज्ञान के लोगों को और भाषा का व्युत्पन्न जब हुआ उन लोगों को बुला करके कार्बन डेटिंग कराइए तो स्पष्ट हो जाएगा। आज इसी पे चर्चा करने के लिए और चर्चा में आगे बढ़ने के लिए, बढ़ने से पहले हम अपने अतिथियों का परिचय करा दें। हमारे बीच में उपस्थित भिक्षु डॉक्टर आनंद रक्षित जी हैं। आनंद
बनते जी, वॉइस ऑफ मानवता आपको वंदना पेश करता है और दुनिया के दर्शकों की तरफ से जो बौद्धावलंबी हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं और जिन्होंने मानवीय मूल्यों के लिए काम किया है, उनकी तरफ से भी वंदना, बाकी सब लोगों की तरफ से साधु अभिवादन। साधु दूसरे साधु दूसरे हमारे साथी विनीत मौर्य जी हैं, जिन्होंने इसका पिटीशन फाइल कर रखा है कि वो बौद्ध विहार है और बुद्ध का विहार है, तो उसको बौद्धों को दे दिया जाना चाहिए और बुद्ध विहार वहां बनना चाहिए। तीसरे हमारे जो अतिथि हैं वो जुड़ेंगे। तीसरे हमारे अतिथि हैं भंते सुमित रत्न जी, वो भी काफी इस दिशा में प्रयास करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तो आज हम आपसे समझना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी वहां शिलान्यास करने जाते हैं तो बौद्ध भिक्षुओं का सबसे पहला कदम क्या होगा, और ये प्रश्न हम लेकर के उपस्थित होते हैं डॉक्टर आनंद रक्षित जी के साथ। भंते आनंद रक्षित जी से हम आपसे जानना चाहते हैं कि फिर आपकी क्या रणनीति होगी अगर प्रधानमंत्री जी संविधान के प्रतिकूल ये कदम उठाते हैं तो। भंते जी। गौतम जी, इस प्रकरण को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि ये संवैधानिक कदम तो है ही नहीं। पहली बात इसलिए संवैधानिक कदम नहीं है क्योंकि पहले से ही पिटीशन फाइल है, विनीत जी द्वारा पहले से पिटीशन फाइल है, उस फाइल पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब कोई सुनवाई नहीं हुई वहां पर, तो शिलान्यास किस बात का कर रहे हो? शिलान्यास किस बात का? अभी तो पूरा केस ही क्लियर नहीं हुआ। आपने एक पार्टी, जो मुख्य पार्टी है, जिस पार्टी ने ये दावा पेश किया है कि वहां पर जो अवशेष मिल रहे हैं वो भगवान बुद्ध के अशोककालीन अवशेष मिल रहे हैं, तो जब पुराने अवशेष जो मिल रहे हैं धरती के अंदर से, और उसको अभी तक क्लियर नहीं, उस पर कोई जजमेंट ही नहीं आया। जब उस पर कोई जजमेंट नहीं आया, मोबाइल बंद करिए, किसका मोबाइल बंद करिए, किसका है मोबाइल? विनीत जी आप अपना मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, मोबाइल साइलेंट करिए, बंद करिए अपना मोबाइल। मैं साइलेंट किया हूँ। हाँ, तो जी आपकी आवाज आ वाइब्रेशन पे था, साइलेंट पे तो नहीं। जब विनीत जी ने जब फाइल किया है केस को, तो अभी उसकी सुनवाई भी नहीं हुई है। जब उसकी सुनवाई होती तभी तो फैसला फाइनल होता। ये तो एक पक्षीय फैसला हो गया है कि आपने एक पार्टी जिसकी अवशेष मिल रहे हैं उसको आपने दरकिनार कर रखा है, और जिसके कोई अवशेष ही नहीं मिल रहे हैं उस पर आपने फैसला सुना दिया है, और फैसला भी पूरा भावनात्मक फैसला है, कोई प्रमाणिक फैसला नहीं है, कोई ऐसा फैसला नहीं जिसका कोई प्रमाण मिला हो। एक भी प्रमाण तो मिले, एक भी प्रमाण मिले कि ये राम जन्मभूमि है जिस पर फैसला हुआ है। भावनात्मक और श्रद्धात्मक फैसला अगर होगा तो ये फैसला संवैधानिक नहीं है और ना कानूनी है। ये तो तानाशाही वाला फैसला है, एक तरफा फैसला है। तो ये फैसला ही गलत है। तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि पहले तो इस फैसले को क्लियर करवाएं, इस पर सुनवाई करवाएं, और जब पूरी सुनवाई हो जाए तब वो जो वहां जाकर के शिलान्यास करने के लिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया जो है थू करेगी कि भाई प्रधानमंत्री जी अभी कैसे जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी जो है पिटीशन फाइल है वहां पर, और उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, एक तरफा फैसला हुआ है, ये सबको मालूम है। अच्छा, कोई प्रमाण भी मिले, ये प्रमाण, भाई कोर्ट प्रमाण चाहता है, फैसला करने के पहले कोर्ट को प्रमाण चाहिए कि भाई ये राम जन्मभूमि है, इसको हम सिद्ध कैसे करें कि राम जन्मभूमि है? सिद्ध तो करके दिखाओ पहले। जी बनते जी फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं, और इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए हम बनते सुमित रत्न जी से जानना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी, जैसा बनते डॉक्टर आनंद जी ये बात कह रहे थे कि सुमित रतन जी की ये तो संवैधानिक, सुमित रतन जी की पिक्चर नहीं दिख रही। आ जाएगी, यही प्रॉब्लम कभी कभी होती है, इस समय हमें दिख रही है। तो बनते सुमित रत्न जी से समझना चाहते हैं कि जिस तरह से कह रहे थे कि बनते जी ये बात कह रहे थे कि वो संवैधानिक फैसला ही नहीं है, और संवैधानिक फैसला भी अगर होता थोड़ी देर के लिए हम मान ले, जो कि नहीं है, क्योंकि अगर इसको ये एक तरह से देखा जाए ये एक्स पार्टी निर्णय है, और जो जिस महाशय ने एक्स पार्टी निर्णय किया
उन्होंने अंडर टेबल क्या डील हुई थी वो भी दुनिया के सामने आ गया। तो जब डील दुनिया के सामने आ गई तो ये तो निर्णय ही विवादित हो गया। और अगर इन परिस्थितियों में भी प्रधानमंत्री जी संविधान के प्रतिकूल कदम उठा करके शिलान्यास वहां करने जाते हैं तो बौद्ध धर्मावलंबी और बौद्ध भिक्षु क्या कदम उठाएंगे? बनते सुमित रथी जी। जी धन्यवाद आपको आदरणीय राणे सागर जी और वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं सभी लोगों को बहुत सारी मंगल कामनाएं। ऑनलाइन स्ट्रेटजी बताने से ज्यादा हम महसूस समझेंगे हम लोग व्यक्तिगत बैठ करके बताया जाए कि इस समय हम लोग क्या करने वाले हैं। इस समय जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और जितने भी इंटेलिजेंस है भारत की प्रदेश की वो सारी की सारी उनका सपोर्ट कर रही है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं क्या करेंगे तो ये एक्चुअली डिस्क्लोज करने का विषय नहीं है। अगर ये हम डिस्क्लोज कर देंगे लोगों के सामने बता देंगे तो वो इंटेलिजेंस वाले एलआईओ वाले हमको करने नहीं देंगे, मेरा मानना है। नहीं, मेरा सिर्फ इतना प्रश्न था बंते जी आपसे, क्या प्रधानमंत्री जी ये कदम उठाएंगे तो बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्मावलंबी और खासतौर से संविधान को मानने वाले लोग शांत बैठे रहेंगे क्या? बस इतना सा मानना था प्रश्न। देखिए भारतीय संविधान के तहत न्यायपालिका का गठन होता है और न्यायपालिका के एक बड़े जज ने ये फैसला किया है कि वहां राम मंदिर बनेगा। भले ही हम बौद्ध मतावलंबी हमें मत कहिए, हम बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, मत चीज छोटी हो जाती है। हम पूरे देश भारत के लोग या भारत के बाहर के लोग भी भले ही स्वीकार ना करें कि फैसला गलत है या फैसला सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जज ने दिया है तो लगभग पूरा देश उसे मान रहा है। अब रही मंदिर बनाने की प्रक्रिया, मंदिर तो लगभग वो पिछले 1 महीने से वहां बना रहे हैं और उसका समतलीकरण कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री वहां शिलान्यास के लिए जाएगा मंदिर बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है कि बौद्धों को बुरा लगेगा और बौद्ध रोडों पर आएंगे। और हम अपील भी करेंगे कि जितने भी बौद्ध हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, वो साकेत की तरफ जाएं। भले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, भले ही उन्हें जेल भेज दिया जाए, लेकिन इस फैसले का वो पुरजोर विरोध करें, ऐसा हम चाहते हैं। जी जी जी। विनीत विनीत जी, हम आपके पास इस प्रश्न को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जितने भी बौद्ध धर्मानुयायी हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्मानुयायी हैं, उन लोगों का जैसा कि भंते जी कह रहे थे, सुमित रतन जी, कि जो संविधान में दिया गया निर्णय है उस निर्णय को हमने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जब हमने स्वीकार कर लिया है तो आप सीधे जाकर के मंदिर बनाते, फिर ये एक तरह से मर्यादा दिखाने की क्या जरूरत थी? अगर आप मर्यादा दिखा रहे हैं उत्खनन करके, तो उत्खनन में जो चीजें निकल रही है उसको फिर झुटलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सीधा सीधा आपका मकसद ये था, और मकसद ये था कि संविधान के प्रतिकूल केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, कोई भी व्यक्ति कदम उठाएगा तो जो भी लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में विरोध करने के तरीके हैं वो तरीके हर बुद्धिस्ट और हर बौद्ध, हर भिक्षु उठाएगा। क्योंकि जितने भी भिक्षु हैं, जितने भी भिक्षु हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो अपने ज्ञान पे निर्भर करते हैं, पाखंडता पे और जबरदस्ती के जज्बात पे निर्भर नहीं करते। तो आप इस दिशा को, अगर प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कदम उठाया तो आप क्या कदम उठाएंगे? क्या इसका विरोध करने के लिए लोकतंत्रात्मक तरीके जो है विरोध दर्ज कराने के, वो दर्ज कराएंगे या साथ बैठ जाएंगे? विनीत जी। जो है भिक्षुगण को बदनामी, सर जी ये जो काम प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं ये तो असंवैधानिक है। और ये भिक्षुगण को ही नहीं पूरे भारत के, पूरे दुनिया के लोगों को आगे आना चाहिए इसको बचाने के लिए। धरोहर है ये, प्राचीन धरोहर जमीन से खोद के निकाला गया है। ये आस्था और विश्वास नहीं, ये प्रमाणित चीज है। ये अवशेष प्राचीन अवशेष हैं, तथागत बुद्ध के अवशेष हैं और धम्म सम्राट अशोक के अवशेष हैं। इन अवशेषों के कार्बन डेटिंग होनी चाहिए और उस जगह को
पुरातत्व विभाग सुरक्षित एवं संरक्षित कर ले। जब तक पूरी खुदाई न हो जाए तब तक वहां पे कोई निर्माण कार्य न होने पाए। और पूरे विश्व को इस धरोहर के लिए शोध करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए कि पूरे विश्व के पुरातत्ववेत्ता, इतिहासवेत्ता आएं और इस पे शोध करें कि ये कौन सी भाषा विज्ञानों के द्वारा, विदों के द्वारा, कि ये इतने बड़े अवशेष भारी मात्रा में जो मिल रहे हैं, उन अवशेषों पर काम होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुसार इतिहास को, पुरातत्व को बचाने के लिए हर वो व्यक्ति, चाहे जो जिस धर्म का हो, चाहे जिस राजनीतिक पार्टी का हो, लेकिन धरोहर बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ये अकेले का मामला नहीं है, ये पुरातत्व का मामला है, भारत के अस्तित्व का मामला है। इसलिए सारे लोगों से विनम्र निवेदन है कि अवशेष हैं, ये पुरातत्व अवशेष हैं, दुनिया के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे अवशेषों को बर्बाद कर रही है भारत सरकार। उसके लिए हमें हर तरह से कदम उठाना पड़ेगा। न्यायालय प्रक्रिया अपनी जगह है और हम जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं उन अधिकारों का हम भी उपयोग करेंगे। जी सर। जी जी विनीत जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे। अब बनते डॉक्टर आनंद रक्षित जी के पास, आनंद रक्षित जी के पास लौट कर एक बात आनंद रक्षित जी के, जी राणे सागर जी, एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जी बताएं बताएं। मैं एक्चुअली अयोध्या और साकेत में और फैजाबाद में रह रहे जितने भी हमारे उपासक हैं, जितने भी धर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही सारे देश के बौद्ध भिक्षु हमारे संपर्क में हैं। वो अयोध्या जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो मान नहीं रहे हैं किसी भी कीमत में। इस समय बिहार के 12-15 भंते लोग लखनऊ आ गए हैं, जिनको मैं खाना खिला रहा हूँ। उनको मैंने बुद्ध विहारों में सुलाया है और वो रुके हुए हैं बुद्ध विहार में। तो मैं चाहता हूं कि जो विनीत मौर्य जी हैं, ये फैजाबाद में रहते हैं, वहाँ जो भंते लोग आ रहे हैं उनके रहने खाने का क्या प्रबंध कर रहे हैं, इनसे थोड़ा पूछिए। और चूंकि भंते लोगों को मैं नहीं यहाँ भेज रहा हूँ, सब लोग वहाँ रहेंगे और रह करके पूरा वहीं से मूवमेंट चलेगा। क्योंकि जब तक हम साकेत नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, तब तक ये मामला बड़ लेवल पे जाएगा नहीं। लखनऊ में बैठ के कुछ नहीं हो पाएगा। तो विनीत जी ये कंफर्म करें कि वहाँ जो भंते लोग आ रहे हैं उनको रहने की और खाने की व्यवस्था आप लोग कहाँ करा रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। भंते जी फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं, इस पे चर्चा करेंगे। भंते भिक्षु आनंद रक्षित जी के पास हम चल रहे हैं और ये प्रश्न लेकर के आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रक्षित जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जैसे विनीत जी कह रहे थे कि ये केवल भारत का मसला नहीं है, भारत की पहचान ही तथागत गौतम बुद्ध के धर्म से है। और इसीलिए जब हमारे प्रधानमंत्री जी फंसते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अब इस दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। कोरोना की लड़ाई करुणा से होगी, क्योंकि उन्हें ये तक पता है कि जो बौद्ध अनुयायी हैं और बौद्ध भिक्षु हैं, जितने भी भिक्षु हैं, वो ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान उनमें कूट कूट करके भरा है और किस तरह से जो मेडिटेशन है, आनापान खास तौर से है, विपश्यना है, वो किस तरह से लोगों को ताकत देती है। तो जब ये दुनिया में जाते हैं तो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, 4 आर्य सत्य की बात करते हैं, बुद्ध वंदना की बात करते हैं, त्रिशरण और पंचशील की बात करते हैं। यहाँ ही आते ही सिर्फ इसको फिर दफन क्यों कर देना चाहते हैं? अंते जी। गौतम जी, आप प्रश्न को 2 तरह से पूछना चाहते हैं। एक तो प्रश्न आपने विपश्यना का खड़ा किया इसमें, और दूसरा प्रश्न खड़ा किया है कि वो किस तरह एक्शन करते हैं। तो 2 तरह के प्रश्न, दोनों के जवाब भी अलग अलग होंगे। फिर समझिए आप, 2 चीजें हैं भगवान बुद्ध की। विपश्यना, दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द बुद्धा,
नंबर 1। नंबर 2, द एक्शन ऑफ द टीचिंग पार्ट ऑफ द बुद्धा। विपश्यना जो है वो आदमी को स्वयं को जानने की विधि है। मैं अपने अंतर्मन से अपने आप को जानूं कि वास्तव में मैं कौन हूं, वास्तव में मेरी क्या अवस्था है, वास्तव में मैं कौन सी स्थिति में हूं, अपने आप को जानने की विद्या है। तो विपश्यना को यदि इसमें लाएंगे आप तो एक अलग विषय हो जाएगा। विपश्यना आदमी को शुद्धिकरण का मार्ग है, आदमी के चित्त को शुद्ध करता है, चित्त को निर्मल करता है, और जो काम साकेत में हो रहा है ये विपश्यना के ठीक उल्टा है। उल्टा का मतलब यह है कि यह हमारी संस्कृति का मामला है, यह हमारी धरोहर का मामला है, यह पूरे विश्व की धरोहर का मामला है। ये भारत की धरोहर है ऐसा मान लेना भी ठीक नहीं है। ये पूरे विश्व की धरोहर है, पूरे वर्ल्ड की धरोहर है। पूरे वर्ल्ड के लोग, पूरे वर्ल्ड के भिक्षु, पूरे वर्ल्ड के बुद्धिस्ट लोगों की उस पर नजर है, हमारी नजर अकेले नहीं है। इसलिए हमारा क्या प्लान है, हम कैसे काम करेंगे, इसको तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे आपके चैनल के माध्यम से या किसी स्क्रीन पर आकर के। हम डिस्क्लोज अपने मैटर को नहीं करेंगे। हमें जो एक्शन करना है वो एक्शन हम उस दिन करेंगे जिस दिन घटना घटेगी। तो अभी जो है ये जो विषय है आपका विपश्यना का विषय है, इसको आप अलग से विषय बनाइए, भिक्षुओं को उस पर बुलाइए, और वो एक बहुत गंभीर चिंतन नहीं है। दैट इज प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द बुद्धा टीचिंग। तो वो अलग पार्ट है, उसको आप इसमें मिक्स करेंगे ना तो बात समझ में नहीं आएगी लोगों को। इसीलिए उस विषय को आप अलग ही रखा करें। त्रिशरण है, पंचशील है, उसको छोड़ते हैं आज के प्रकार। जी हाँ, उसको छोड़िए आप, अष्टांग मार्ग छोड़िए। ये है कि आज हमारा विषय है कि हमारी संस्कृति पर अटैक हो रहा है, इस अटैक को कैसे डिफेंस करना है, कैसे हमको इस अटैक को रोकना है। अब सरकार हमारी नहीं है, हमारे पास पावर नहीं है, आज सत्ता में वो लोग बैठे हुए हैं, तो वो संविधान को मानते होते तो वो ऐसा कदम ही नहीं उठाते। उनके इस कदम से ये बात साफ समझ में आ रही है कि वो संविधान को बिल्कुल नहीं मानते, कानून को बिल्कुल नहीं मानते, और सारी दुनिया उनका मजाक उड़ा रही है, सारी दुनिया उन पर हंस रही है कि ये क्या कर रहे हैं। सॉरी, भारत का इतना अच्छा संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान दिया, दुनिया का श्रेष्ठतम संविधान माना गया है, उसकी हिफाजत नहीं कर पा रहे ये लोग, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे ये लोग कानून को कानून नहीं समझ रहे हैं, कानून को सर पे रख के चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के ये कभी भी अपने जो भारत की संस्कृति है, खासतौर से जो कानून है भारत का, उस संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं, कतई नहीं मानते हैं। और वो उनको मौका मिला तो वो चाहते कि राम का मंदिर बन जाए। अरे भाई, राम का मंदिर बन जाए, राम के मंदिर के लिए कौन ने मना किया है? हम मना नहीं कर रहे राम के मंदिर के लिए, लेकिन आप राम के अवशेष तो हमें बता दीजिए। ये राम का अवशेष है जिसको आप वो कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, वो वहां पर जो शिवलिंग जिसको बता रहे हैं वो मनोती स्तूप है। और मनोती स्तूप की यहाँ पर नहीं है, मनोती स्तूप उधर आपके उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, उसमें भी ये मनोती स्तूप निकला हुआ है, सेम मनोती स्तूप वहां पर भी निकला हुआ है। तो मनोती स्तूप है वो जिसको ये शिवलिंग बता रहे हैं। एक भी अवशेष बता दें तो हम सारे बहुत भिक्षु पीछे हट जाएंगे, सारे बुद्धिस्ट लोग पीछे हट जाएंगे कि भाई आप लोग बनाओ मंदिर और आप धरती को कब्जा कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर एक अवशेष बताएं तो इसका मतलब है कि वो कानून में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, वो विश्वास करते हैं तानाशाही में। वो विश्वास तानाशाही में इसलिए करते हैं कि ना तो वो इस देश के रहने वाले हैं, ना वो देश इनका है, और ना इस देश के लोग उनके भाई हैं, ना वो इस देश के लोगों को भाई समझते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, बलि प्रथा पर विश्वास करते हैं, वो अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। आदमी मर कर जाए उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, गाय गौ की उनको चिंता रहती है। तो इस किस्म के अमानवीय लोग हैं। ये अमानवीय लोग जब इस तरह का कृत्य करेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं? संविधान की रक्षा करने वाले लोग नहीं है। बनते जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। इसीलिए गौतम जी, आज का विषय ये कि मतलब कैसे हमें कानूनी लड़ाई लड़ना है। हम भारतीय संस्कृति, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे और सफल भी होंगे। जी बनते जी, फिर लौट के आ रहे हैं। विनीत जी, बनते सुमित रत्न जी का आपसे प्रश्न था। बनते सुमित रत्न जी का स्पष्ट मत ये है कि किसी भी कीमत पे संविधान का उल्लंघन नहीं। गौतम जी, सुमित रतन जी के इस प्रश्न को मैं ये कहता हूं कि इसको स्क्रीन पर न बताया जाए। एक सेकंड। बनते जी, आपके
आपके पास आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। नहीं, इसको स्क्रीन पर डिस्कशन ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए। जो करना है फोन से बात करिए, जो करना है मैनेजमेंट फोन से करिए आप। अरे भंते जी आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं। नहीं तो हम ठीक है, इसको इस पर डिस्कशन ना करें। अरे भंते जी आ रहे हैं, हम आपके पास आ रहे हैं भाई। ये डिबेट है, लाइव डिबेट है, दुनिया के लोग देख। जी विनीत जी, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि भंते सुमित रत्न जी ये कह रहे थे कि किसी भी कीमत पे जो भारतीय संविधान है, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ संविधान है, उस संविधान का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। और इसके लिए चाहे हमें दुनिया के लोगों से, जो भारतीय संविधान को बेहतर संविधान मानते हैं, उन दुनिया भर के लोगों से भी अपील करनी पड़े तो अपील करेंगे, लेकिन भारत के संविधान की जो धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हम धज्जियां नहीं उड़ाने देंगे। और इसमें वो आपसे भी सहयोग चाह रहे थे कि आप ये बताइए, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में जो तरीके हैं विरोध दर्ज करने का, वो विरोध आपकी तरफ से कितना प्रचंड होगा? भंते जी का सवाल जो है कि यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था, तो यहाँ पे अभी उसको छोड़ दीजिए, अभी विनीत जी उस पॉइंट को छोड़िए। अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी संविधान को बचाने की कोशिश है, और जो भी संविधान को बचाने के लिए लोग आएंगे उनकी व्यवस्था की बात कर लेंगे। तो जो पूरी टीम है, अभी सिर्फ ये बताएं कि वो विरोध कितना प्रचंड होगा, ताकि वो लगे कि संविधान को मानने वाले लोग जागरूक हैं। पूरा अच्छे ढंग से इसका विरोध किया जाएगा। और फिर हम ये नहीं कहते हैं कि हम अकेले विरोध कर रहे हैं, ये भारतवासी, पूरे देश के वासी, इस संविधान को मानने वाले लोग इस असंवैधानिक जो सरकार काम कर रही है उसका पुरजोर विरोध करेंगे। संविधान के दायरे में रह के अच्छे ढंग से हम इसका विरोध करेंगे, और ये सरकार तक ये विरोध सरकार तक जाएगी, क्योंकि सारे लोग, सारे रिपोर्टर, आईबी हुआ, एलआई हुआ, सीबीआई हुआ, सीआईडी हुआ, सारे लोग इस प्रकरण को लेके कि अयोध्या में बौद्धों का क्या हो रहा है, इस पे काम कर रहे हैं, और जो है एक दूसरे से पूछा करते हैं। तो हमें संवैधानिक लड़ाई है, हम झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम संवैधानिक जो अधिकार मिले हैं उस अधिकार की बात कर रहे हैं। जी सर। जी 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 भंते सुमित रत्न जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? लगता है संपर्क सुमित रत्न जी का हमसे टूट गया है। तो भंते फिर आनंद रक्षित जी के पास ही हम आ रहे हैं और इस प्रश्न को लेकर के बढ़ा रहे हैं। प्रश्न ये सिर्फ उठ रहा था, जैसा आप ये कह रहे थे कि एक तरफ संविधान की लड़ाई है, जो भारतीय संविधान की लड़ाई है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जो भारतीय संविधान को मानते नहीं हैं, लेकिन कहते भारतीय संविधान की बात है, और चरित्र में अपने भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं, एक भी आर्टिकल्स को उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, वो काम दूसरा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान को बचाए रखने के लिए जो भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, और खास तौर से भारत और दुनिया के भी लोग हैं जो भारतीय संविधान को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है, और इसमें ह्यूमन राइट को वरीयता दी जाती है, और खास तौर से डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की गरिमा को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो उस महत्व को हम आपसे समझना चाहते हैं। तो क्या ये दुनिया के लोग इस असंवैधानिक कदम को किसी भी कीमत पे रोकने का प्रयास करेंगे, उसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े? बनते आनंद रक्षित जी। गौतम जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ जी 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 आप कहते हैं, फिर सुमित बनते जी के पास आ रहे हैं, सुमित रत्न जी के पास आ रहे हैं। हाँ जी गौतम जी, हम संविधान के खिलाफ एक भी कदम उठाने वाले नहीं हैं। हम संवैधानिक जो भी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उन वैधानिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत काम करेंगे, चाहे भिक्षु संघ करे या उपासक संघ करे, या इस देश के करें या दुनिया के देश के लोग करें। सारे लोग, जितने भी भिक्षु संघ हैं, जितने भी उपासक संघ हैं, दुनिया के लोग, वो सारे लोग संविधान को, भारतीय संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, और इसकी लड़ाई के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्टूडियो में बैठ करके या अपने रूम में बैठ करके चुपचाप रह जाएंगे।
जब ऐसा मौका आएगा तो सड़क पर लोग निकल के आएंगे और बहुत बड़ी तादाद में निकल के आएंगे। कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी तादाद में निकल के आ सकते हैं, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इतनी बड़ी तादाद में निकल के आएंगे, कैसे निकल के आएंगे। लेकिन जब समय आएगा तब जरूर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर बनाना तो उनका जो है सिर्फ ढोंग है, उनको प्रचार करना है। वो व्यवसायिक अड्डा बन रहा है, बहुत बड़ा व्यवसायिक अड्डा बनेगा उनकी आस औलादों के लिए, उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि इसका जितना ज्यादा प्रचार हो जाए उतना अच्छा है। राम मंदिर चुपचाप बना लो, कानून चुपचाप बना के रह जाओ आराम से, कौन रोक रहा है, मना कर रहा है क्या? लेकिन वो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। वो चाहते इसका प्रोपेगेंडा हो, वो चाहते कि दुनिया के लोग जाने कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं। उन्हें न गलत काम से डर है और न सही काम से कोई खुशी है, उन्हें कुछ नहीं है। वो बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक काम कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि वो संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते हैं। बंते जी फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं। अब बंते सुमित रत्न जी, आपसे यही प्रश्न लेकर के हम आ रहे हैं और समझना चाहते हैं, पूरी दुनिया के दर्शकों को भी समझाना चाह रहे हैं कि जो संविधान के प्रतिकूल काम किए जा रहे हैं, और बंते जी भी बड़ी सफाई से, बड़े साफगोई से अपनी बात रख रहे थे, बेबाकी से बात रख रहे थे कि ये आस्था का प्रश्न नहीं, राम मंदिर तो वो बनाना ही नहीं चाहते, वो एक बिजनेस प्लेस खड़ा करना चाहते हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाना चाहते हैं, और उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान को बनाने से पहले उसकी मार्केटिंग करना चाहते हैं, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से जुड़ा है कि मार्केटिंग के वो माहिर व्यक्ति हैं। तो इस मार्केटिंग को रोकने के लिए और देश के लोगों को बचाने के लिए और दुनिया को ये सभ्यता में, दुनिया में जो इस सभ्यता की पहचान है, उस पहचान के लिए आप लोगों के क्या कदम है? बनते सुमित रत्न जी। देखिए आदरणीय राणे सागर जी, देश भारत में दो संस्कृतियां हैं, एक ब्राह्मण संस्कृति है, दूसरी श्रमण संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति के लोग जिंदा हैं भ्रम फैलाकर, और श्रमण संस्कृति के जिंदा हैं श्रम करके। दोनों का ये बहुत पुराना युद्ध है, लंबे समय से हमारे महापुरुष लड़ते चले आए, आज मैं उनके बीच में लड़ रहा हूँ। अलग विषय है कि हम लड़ पा रहे हैं कि नहीं लड़ पा रहे हैं, अलग विषय है। तो वो भ्रम पर जिंदा है, हम श्रम पर जिंदा हैं। वो इस समय सरवाइव कर रहे हैं, उनका पूरे देश पर कब्जा है, और हम लोग मेहनत करके, संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे जैसे भी हो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, मैं ही नहीं, भारत के सभी जागरूक बुद्धिस्ट लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हमें कभी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि देश भारत की जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो वोट से नहीं बल्कि पेट से डेवलप हो रही है, और उसमें उत्तराधिकार है। जो चाहे वो जज बन जाता है। अभी जैसे लखनऊ हाई कोर्ट में जो हमने केस किया है, उस केस को सुनने वाला है दिनेश कुमार सिंह, जो अरुण जेटली का जूनियर वकील है, हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। अब विचार करिए, अरुण जेटली का जूनियर वकील हाई कोर्ट का जज है, वो क्या मुझे अवशेषों की सुरक्षा के लिए उम्मीद कर सकते हैं? उससे हम नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये फितूर है, पागलपन है हम लोगों का, और इस दिशा में हमें, इसलिए हमने चूंकि कदम बढ़ाया है, क्योंकि ये भारत का एक स्तंभ है न्यायपालिका। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा न्यायपालिका फोन आ रहा है। और दूसरा, अब हमें जन आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, एक तो या तो देश भारत का जो हमारा वो है लोकसभा है, लोकसभा में कानून बन के आए, इसके खिलाफ सब कुछ हो सकता है। या देश भारत में हम बहुजनों को जगा लें, जो एससी ओबीसी माइनॉरिटी की जातियां हैं, इनको हम जगा लें, इनको बुद्ध से और बाबा साहब के आंदोलन से जोड़ लें। हमें गाँव जाना पड़ेगा, हमें घर में नहीं बैठ के काम चलना पड़ेगा, हमें गाँव जाकर के लोगों को जोड़ना पड़ेगा, तभी एक जन आंदोलन खड़ा होगा। हमें कतई विश्वास नहीं है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पर कि ये हमें न्याय देंगे। धन्यवाद। जी विनीत जी, फिर विनीत जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि बनते सुमित रत्न जी का स्पष्ट मत था कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम से किसी भी कीमत पे हमें विश्वास की उम्मीद नहीं है। बावजूद इसके कि हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, और इसलिए अप्रोच करते हैं कि हमें संविधान में न्यायिक प्रक्रिया के जरिए प्रयास करते रहने की एक सीख दी गई है, एक सलाहियत दी गई है। तो हम अपनी सीख और सलाहियत को नहीं छोड़ना चाहते।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो बनाया गया संविधान है, उनके द्वारा जो निर्धारित मापदंड हैं, उन सभी मापदंडों पे हम चलने की कोशिश करेंगे। इसके जहां मापदंडों पे चलने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि हम उसका कानूनों का अनुपालन करना चाहते हैं, लेकिन हमें भरोसा नहीं है क्योंकि कॉलेजियम में कोई योग्यता नहीं आती है। वहां कुछ परिवार आते हैं, भाई भतीजा आ जाते हैं। कॉलेजियम की हिंदी उठा करके देख लीजिए तो मेरे ख्याल से भाई भतीजावादी आता है। ऐसी स्थिति में आपकी अपील थी कि मेरे ख्याल से जन आंदोलन करना होगा, तो आपको भी क्या यही लगता है या आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे? विनीत जी, विनीत जी, विनीत जी से मेरा संपर्क टूट गया। बस 30 सेकंड का आखिरी पंच लाइन, क्योंकि हमें अब समराइज करना पड़ेगा। बनते आनंद रखित जी, आखिरी पंच लाइन आपका क्या है, इस दिशा में क्या कदम है? देखिए गौतम जी, एक कॉलेजियम सिस्टम तो इस देश के लिए बहुत ही घातक है। ये अभी का नहीं है, ये तो जब से संविधान लागू हुआ है देश में तब से ही चल रहा है। परंतु अब जो है वो ये निकल के बाहर आया, इसके जो परिणाम निकल के बाहर आ रहे हैं कि कुछ परिवार मिलकर के देश की कानून व्यवस्था पर कब्जा करके बैठे हैं और उन परिवारों से ही वहां चुनकर वहां लोग पहुंचते हैं। जैसे आईपीएस की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा होती है, यूपीएससी के थ्रू जो है। बनते जी, समय की कमी, मेरे पास 30 सेकंड में ही आखिरी पंच लाइन लेनी है। बनते सुमित्रा जी, आखिरी पंच लाइन आपकी हम समझना चाहते हैं इस दिशा में। आखिरी हमारी लाइन यही है कि हमें जितने भी बौद्ध देश हैं उन लोगों का समर्थन लेना चाहिए, उनको ये अपनी समस्या बताना चाहिए अगर वो कर पाएंगे। दूसरा, विनीत मौर्य जी का चेहरा इस केस में पॉपुलर हुआ, पूरे देश के लोग इनको सहयोग कर रहे हैं, पर डे लोग, हमारे परिचित लोग इनको डोनेशन भेज रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि घर में ना बैठे, गाड़ियां लेकर के गांवों निकले। ये ज्यादा ना जा सके तो फैजाबाद के कम से कम अगर 1 लाख लोगों को जगा लिया इन्होंने तो ये बहुत बड़ा जनसंपर्क होगा, क्योंकि इनके पास पर डे का जा रहा है। पर डे हमारे उपासक रहे हैं कि आज हमने इतना पैसा इनको भेजा है पर डे। विनीत जी, आखिरी पंचलाइन आपकी इसे रोकने के लिए, ये असंवैधानिक कदम प्रधानमंत्री जी का रोकने के लिए आखिरी पंचलाइन आपकी, विनीत जी। सर जी, ये जन आंदोलन के लिए जनसंपर्क जारी है। ऐसा नहीं है कि हम गांव सारे लोगों से फोन पे और व्यक्तिगत संपर्क में हम टच में हैं और कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है क्षेत्र में निकलना होता है। और ये जन आंदोलन है, ये धरोहर को बचाने के लिए। ये मेरे ही धरोहर बहुत नहीं है, ये धरोहर है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दुनिया के दर्शकों का और हमारे महान अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आदरणीय बंतेगण को वंदाम, विनीत जी का धन्यवाद, दुनिया के सभी दर्शकों को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर और नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम।